हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री IRC 2 सेमेस्टर 2 के PVI क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन इसके बारे में जान चुके हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान चुके हैं। अगर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा और इसका मेजर पेपर का जो क्वेश्चंस था वो भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। और हिस्ट्री का जो सेमेस्टर 2 का जितना भी आपको तैयारी करवाया जाएगा सारा इस चैनल पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री IRC 2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सेकंड नंबर है कि प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। इसके पहले हम लोग जानते थे कि प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या थे, तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए साहित्यिक स्रोत क्या है आपका, पुरातात्विक स्रोत क्या है। अब बताया गया था आपको कि जैसे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, हमारा भारतीय इतिहास जो है, मान लीजिए हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानना है तो भारतीय इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोतों में, साहित्यिक स्रोतों में और जो आपका विदेशी वृत्तांत है उसके आधार पर इसको बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग का भारत है, ठीक है, तो भारत को चलाने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं है, ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री के भी पद को अलग अलग बांटा गया है। इसके नीचे भी कई लोग हैं जो कार्य करते हैं, जो भारत को बढ़िया से सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है ना, इसको जानने के लिए, भारतीय इतिहास को जानने के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया था, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और आपका विदेशी वृत्तांत जो था। ठीक है, इसमें 3 स्रोतों में बांट दिया गया था। इसके पहले हम लोग जान चुके थे साहित्यिक स्रोत के बारे में। आज हम लोग जानेंगे पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है कि वैसा चीज़ जिसके माध्यम से हम लोग को यह पता चल सके कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ यहाँ पे होता था, भारत में क्या क्या चीज़ होता था, यहाँ पे किस चीज़ का स्रोत था। जैसे मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिले थे, सिक्के मिले थे, तो ये सब उपकरण जो था पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन आपका था प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। इसमें किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर आपको सेम देना है। ठीक है, देखिए उत्तर में आपको लिखा हुआ है, उत्तर में सबसे पहले हम लोग को पॉइंट बनाना है कि आखिर पुरातात्विक स्रोत है क्या। क्वेश्चन क्या, पॉइंट क्या बनाना है कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए लिखा हुआ है, पुरातात्विक स्रोत अतीत की मानव गतिविधि, भौतिक अवशेष है जिन्हें उत्खनन और अन्य पुरातात्विक तरीकों से खोजा गया। मतलब पुरातात्विक स्रोत जो है अतीत का, मतलब बीता हुआ चीज़ का, जो मानव का गतिविधि था, मनुष्य का जो गतिविधि था, मनुष्य जो करता था, ठीक है, उसका अवशेष है, उसके बारे में पता चलता है। किससे पता चलता है, और ये पता चला था उत्खनन से उत्खनन का मतलब खुदाई होते रहता है उससे। ठीक है, और ये पुरातात्विक तरीकों से खोजा गया है। इन स्रोतों में उपकरण, मिट्टी के बर्तन, गहने जैसे कलाकृतियाँ, साथ ही इमारतें, कब्रें और मंदिर जैसे संरचनाएं शामिल हो सकती है। और ये सब स्रोत में जो है ना आपका मिट्टी का बर्तन मिला हुआ था, गहने मिला हुआ था, इमारतें, बड़ा इमारत मिला हुआ था, कलाकृतियाँ मिला हुआ था। पत्थरों पे जो था क्या किया जाता था, कलाकृति किया जाता था, चित्रकला किया जाता था। और बहुत सारे कब्रें मिली है, कब्रें मतलब उससे पता चलता था कि यहाँ पे किस तरह के मनुष्य रहते थे, उसका जीवन शैली कैसा था। यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों भी मिली है जो आपका पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए लिखा हुआ पुरातात्विक स्रोत के प्रकार। पुरातात्विक स्रोत जो है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है, 4-5 भाग में बांटा गया है। जैसे आपका हो गया आपका क्या कि इसका मुद्रा इसका था, ठीक है, इसका अभिलेख था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए आगे देखिए लिखा हुआ कई प्रकार के पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत जो है कई प्रकार का है जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। जिससे हम लोग क्या होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हम लोग को बढ़िया से मिलता है। यहाँ पुरातात्विक स्रोतों के कुछ सबसे सामान्य प्रकार दिया गया है, और इसमें जो है पुरातात्विक स्रोतों को जो है ना कुछ सामान्य प्रकार दिया हुआ जो इस प्रकार है। आपका पहला कौन सा है, अभिलेख है आपका, दूसरा स्मारक और भवन है, तीसरा आपका मूर्ति है, चौथा आपका सिक्का है, और पांचवा आपका क्या, चित्रकला है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक एक करके जो है एक एक पॉइंट को हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे, डिटेल से जानेंगे कि अभिलेख क्या आपका, स्मारक क्या है,
और भवन क्या है, फिर मूर्तियाँ क्या है, और सिक्का है, और ये चित्रकला क्या है। सो ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि अभिलेख क्या था इसमें। अब देखिए अभिलेख के बारे में बताया गया कि अभिलेख जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत जो चीज़ आता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या आपका अभिलेख है। अभिलेख का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों को लिखा, मतलब जिसमें कुछ चीज़ के बारे में लिखा रहता था, जिसमें देवताओं के बारे में बताया गया था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मध्य एशिया के बेगज़कोई से प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख पर विभिन्न देवताओं के नाम मिलते हैं। मतलब मध्य एशिया में एगो आपका क्या अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसका नाम क्या था, बेगज़कोई। क्या था, बेगज़कोई। ठीक है, इसमें पता चलता है कि यहाँ पे कितने देवी देवताएं हैं, देवी देवताओं के नाम के बारे में इसमें हम लोग को डिटेल से पता चला था, जिसका संबंध जो है आधुनिक काल से है। जिसका संबंध किससे है, आधुनिक काल के अभी के काल से है। भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक का है, और भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो किसका है, अशोक का। किसका, अशोक का। ठीक है, बताया गया कि अशोक के सभी अभिलेखों एवं शिलालेखों पर अशोक नाम स्पष्ट नहीं है। मतलब बताया गया कि अशोक का जितना भी अभिलेख है, जितना भी शिलालेख है, उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया, उसका नाम ही नहीं डिटेल्स, उसका नाम ही डिटेल से लिख नहीं दिया गया उसमें। अशोक ने अपने अन्य अभिलेखों में खुद को देवता का प्रिय अर्थात प्रियदर्शी कहता था। ठीक है, मतलब बताया गया है कि अशोक जो है ना, अपने जितना भी उसका शिलालेख था उसमें वो बताया था कि वो क्या है, देवताओं का प्रिय था, मतलब देवताओं का बड़ा भक्त था, वो भक्त था। कौन, अशोक। और वो अपने आप को प्रियदर्शी भी कहता था कि वो देवताओं का बड़ा प्रिय था। इसीलिए देखिए लिखा हुआ है, अशोक के अभिलेखों पर ब्राह्मी लिपि में उल्लेखित तथ्यों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिला था। मतलब बताया गया कि अशोक का जो अभिलेख था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। किस में लिखा हुआ था, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, जिसको सबसे पहले कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप जो था इसको समझ पाया था। अब ये तो आपका हो गया किसके बारे में, अभिलेख के बारे में। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि इस अभिलेख का और जो पॉइंट था उसके बारे में जानेंगे। देखिए बताया गया है कि खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, गौतमी बालाश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ एवं गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का एहोल आदि जैसे अभिलेख के माध्यम से हमें भारत के प्राचीनतम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मतलब बताया गया ये सारा जितना भी अभिलेख है, जैसे आपका खारवेल का गुफा हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है, गौतमी बालश्री का नासिक अभिलेख है, मतलब जितना सारा अभिलेख है उससे हम लोग को क्या मिला, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में और यहाँ पे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में डिटेल से हम लोग को जानने को मिला है। बताया गया है कि बेगज़कोई से प्राप्त देवताओं के नाम से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक आर्यों के पूर्वज संभवतः तुर्की में रहते थे। और बेगज़कोई से जो प्राप्त हुआ देवताओं को नाम, उसमें से यह स्पष्ट होता है ना कि वैदिक आर्यों के जो पूर्वज थे, मतलब वैदिक आर्य के जो पूर्वज थे, जो पहले के लोग थे, वो कहाँ रहते थे, पहले तुर्की में रहते थे। कहाँ रहते थे, तुर्की में रहते थे। उसके साथ साथ बेहुस्तून अभिलेख से यह ज्ञात होता है, बेहुस्तून अभिलेख जो है आपका, उससे हम लोग को पता चलता है कि ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम सिंधु घाटी के मुहाने तक पहुंचा जा चुका था। और ईरानी सम्राट के द्वारा जो था हम लोग को प्रथम सिंधु घाटी जो था ना, उसमें हम लोग पहुँचे थे, वहाँ तक हम लोग पहुँच पाए थे। ठीक है, देखिए बताया गया है कि उसी में पॉइंट में आपको बताया गया है कि उपयुक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में अभिलेखों एवं शिलालेखों का अत्यधिक योगदान है। मतलब ऊपर लिखे गए जितने भी बात था उससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि भारतीय प्राचीन इतिहास को समझने में अभिलेख और शिलालेखों का जो था ना बहुत बड़ा योगदान था। अगर ये नहीं रहता तो शायद आज हम लोग भारत का इतिहास को बढ़िया समझ नहीं पाते हैं, इसको बढ़िया से जान नहीं पाते, इसके बारे में इसका इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते। दूसरा में आपका क्या था, स्मारक एवं भवन। यहाँ का स्मारक मतलब भवन, यहाँ पे बहुत, तो यहाँ पे खुदाई के पश्चात जो है ना बहुत सारे स्मारक मिले, बहुत सारे भवन मिले हैं। ठीक है, पुराना भवन मिला है, बहुत सारे यहाँ पे मंदिरों थे जिसको तोड़वा दिया गया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो ढकते चला गया। ठीक है, देखिए बताया गया है कि प्राचीन काल में बहुत से भवनों का निर्माण हुआ, परंतु समय परिवर्तन के साथ सभी जमीन के अंदर
दब गए। बताया क्या गया है कि प्राचीन काल में जो था ऐसे बहुत सारे भवनों का निर्माण किया गया था, लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे समय बीतता गया ये सारे के सारे क्या हुए, जमीन के अंदर दब गए। और उसके बाद क्या हुआ कि उत्खनन के प्राप्त मंदिरों एवं महलों के विभिन्न प्रकार की शैली को देखा गया। और जब यहाँ पे उत्खनन किया गया, जब इसका खुदाई किया गया, तो यहाँ पे देखा गया कि कई सारे मंदिर और महल यहाँ पे प्राप्त हो रहे थे, जिसमें नगर एवं द्राविड़ शैली प्रमुख था। जिसमें जो था नगर शैली जो था सबसे प्रमुख था, कि नगर का वहाँ जो नक्काशी जो किया हुआ था, नगर का जो व्यवस्था बनाया हुआ था, वो सबसे क्या था, प्रमुख था। बताया गया नगर शैली का विस्तार मुख्य रूप से उत्तर भारत तथा द्राविड़ शैली का विस्तार दक्षिण भारत में हुआ था। मतलब नगर शैली का जो विस्तार था मुख्य रूप से उत्तर भारत में हुआ था और द्रविड़ शैली का विस्तार जो है दक्षिण भारत में हुआ था। बताया जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में दक्षिण पूर्व एशिया में मंदिरों, स्मारकों और स्तूपों का अवशेष मिला है। और जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिला, मंदिर मिला है, स्मारक मिला है और स्तूपों का अवशेष मिला है। कहाँ पे, दक्षिण पूर्व एशिया में। इसमें सबसे प्रमुख जावा का प्रसिद्ध स्मारक बोरोबदूर है। इसमें सबसे प्रमुख क्या आपका, जावा का प्रसिद्ध स्मारक जो है बोरोबदूर, ये इसमें सबसे प्रमुख था। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट में आपका क्या है, मूर्तियाँ। कि यहाँ पे जो था इसका खुदाई के पश्चात जो है यहाँ पे जब उत्खनन होता है तो उत्खनन के पश्चात जो है यहाँ पे बहुत सारा मूर्तियाँ भी मिली है। तो यहाँ के जो लोग थे ना वो पहले ज़माने में मूर्तियाँ बनाया करते थे। तो वह बताया गया कि कुछ शासकों ने अपने शासनकाल में विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनवाया, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में सामने आया। जो बताया गया है कि यहाँ के जितने भी शासक थे वो क्या किए थे, अपने शासनकाल के दौरान में बहुत सारे मूर्तियाँ बनवाए थे, जिससे यहाँ के इतिहास के बारे में पता चल सके। इन शासकों ने कुषाण एवं गुप्त शासक प्रमुख थे। और इन शासकों में जो थे सबसे प्रमुख कौन थे, कुषाण और गुप्त शासक। बताया जाता है कि कुषाण शासक के मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव अधिक दर्शाए गए हैं। कुषाण शासक के मूर्तियों पर जो है ना विदेशी प्रभाव जो है अधिक दर्शाए गए हैं। और उसके साथ साथ प्राचीन इतिहास के स्रोत को आधार पर मूर्ति कला केंद्र के रूप में भरहूत, बोधगया एवं सांची प्रमुख स्थल है। बताया गया है कि यहाँ पे जो आपका मूर्ति का कला केंद्र है इसमें से भरहूत जो है बोधगया आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, और सांची जो है इसका सबसे प्रमुख स्थल है। ठीक है, अब इसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 में हम लोग जानेंगे सिक्का का मतलब पैसा। ठीक है, कि उस समय पैसा भी चलता था। ये आपका पुरातात्विक स्रोत में आता है। किसका पुरातात्विक स्रोत, तो चौथा भी आपका क्या है, सिक्का के बारे में जानकारी मिलता है कि यहाँ के सिक्का के माध्यम से हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, इसके इतिहास के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। देखिए बताया गया है, हालांकि पुरातात्विक अवशेषों में अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बताया गया था कि पुरातात्विक स्रोतों का जो था इसमें से सबसे अभिलेख जो था इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिक्कों का नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन बताया गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ के सिक्कों के बारे में नज़रअंदाज करते हैं, वहाँ के सिक्कों को नज़रअंदाज कर दें। बताया गया कि पुरातात्विक अवशेषों में सिक्कों का भी एक विशेष स्थान है। पुरातात्विक अवशेष जो था उसमें सिक्कों का भी एक विशेष स्थान था। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन को जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। वर्तमान समय में कागजी मुद्रा प्रचलन में है। मतलब बताया जाता है कि अभी वर्तमान समय जो है, अभी चल जो रहा है समय, इसमें तो कागज़ का नोट आ गया है, ठीक है, परंतु प्राचीन काल में जो था ना वो मुद्राएं वस्तुतः धातु से बनता था। जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोने हो गया, उसमें धातु से बनता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो धातु का मुद्रा था और उसके जगह पे मुहरों और मानकों का प्रचलन था। उस समय धातु का सिक्का चलता नहीं था, उसमें मुहरों चलता था और मानकों चलता था। ठीक है, कब, सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर बताया गया है कि प्राचीन समय में अधिकोष की सुविधा नहीं थी। प्राचीन समय में जो था पैसा रखने का सुविधा नहीं था, कि हम पैसा कहाँ रखेंगे, बैंक वगैरह का माध्यम नहीं था। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, मिट्टी का बर्तन में जो ना था धन इकट्ठा करते थे। मतलब मिट्टी का बर्तन में जो था वो पैसा को इकट्ठा करके रखते थे। जहाँ धन के रूप में सिक्का प्रमुख था, जहाँ पे धन के रूप में वहाँ पे कागज का नोट नहीं रहता था, वहाँ पे क्या रहता था, उस समय सिक्का चलता था। ठीक है, कई स्थलों के सिक्कों से भरी मिट्टी एवं
मिट्टी एवं पीतल के बर्तन प्राप्त किए गए हैं। और बताया गया कि उत्खनन के दौरान जो है ना बहुत सारे स्थानों से क्या प्राप्त किया गया, मिट्टी का बर्तन में पैसे प्राप्त किए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ साथ धातु मुद्रा का भी प्रचलन था। इससे पता होता है कि प्राचीन काल में जो था धातु मुद्रा का प्रचलन था। मतलब उस समय जो था मुद्रा जो था धातु का होता था, पैसे का मतलब नोट का होता नहीं था, कागज़ का होता नहीं था। ठीक है, बताया गया है कि ये जो सिक्के थे इसका इस्तेमाल जो है विभिन्न उद्देश्यों जैसे दान, भुगतान, विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। मान लीजिए आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आप पैसा का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, दान करने के लिए, कुछ चीज़ का भुगतान करने के लिए। जैसे आप कुछ सामान लिए तो उसके पैसा देने के लिए, या तो कुछ विनिमय करने के लिए, उसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, पैसा का भुगतान कर सकते हैं, उसका खर्च कर सकते हैं। तो वही इसमें भी था कि इन सिक्कों का इस्तेमाल जो था दान करने के लिए किया जाता था, भुगतान करने के लिए और विनिमय के माध्यम से किया जाता था। प्राचीन राजाओं ने सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के चित्र उत्कीर्ण किया करते थे। और प्राचीन राजा जो थे सिक्कों पर जो था ना तरह तरह के चित्र बनाया करते थे, जिससे उनके राज्य की सीमा एवं कलाकृति का पता चल सके, जिससे उन लोगों का राज्य का सीमा के बारे में क्या, जैसे मान लीजिए उनका राज्य का सीमा है, उनके बारे में चित्र छपवा दिए, किसमें, मोहरे में, सिक्के में। ठीक है, ताकि उनका राज्य के सीमा के बारे में पता चल सके। अतः ये सिक्के प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। अतः बताया गया है कि ये जो सिक्के थे उससे हम लोग को प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में सबसे क्या हुआ, उपयोगी सिद्ध हुआ ये। ठीक है, सबसे उपयोगी था। ठीक है, उसके साथ साथ बताया गया है कि गुप्त काल के पतन के बाद भी, गुप्त काल का जब पतन हो गया उसके बाद भी प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सिक्के बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। क्योंकि बताया गया कि गुप्त काल जो था उसका पतन के बावजूद भी क्या हुआ कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए यहाँ का जो सिक्का था, ठीक है, वो बहुत साथ दिया था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो। क्योंकि उसके बाद आने वाले हर्षवर्धन, चालुक्य, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट आदि जैसे राजाओं ने सिक्का का उपयोग बहुत कम किया। क्योंकि इसके बाद जितने भी शासक आए थे उन लोगों ने सिक्के का प्रयोग जो था बहुत कम किया था। और अगर आधुनिक समय में देखें तो अभी भी जो है सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हो गया है और अभी जो है कागजी नोट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जान गए मुद्रा के बारे में। ठीक है, आपका इसका जो लास्ट पॉइंट था चित्रकला, अब इसके बारे में, चित्रकला के बारे में देखिए चित्रकला का मतलब क्या होता है। चित्रकला का मतलब है जैसे वहाँ का शिलालेख होता था तो शिलालेख पे वो लोग चित्रकला करते थे। जैसे आपको बताया गया इसके पहले कि मुद्रा था, मुद्रा पे वो लोग क्या करते थे, अपने राज्य सीमा का जो था चित्र बनाया करते थे। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि त्योहारों और पूजाओं के दौरान क्रियाकलापों तथा प्राचीन भारत में प्रचलित संस्कृति एवं सभ्यता का प्रमाण तस्वीरों के रूप में मिला है। मतलब बताया गया है कि वहाँ पे जो भी चीज़ होता था सबका जो विवरण है ना किस में मिला है, चित्रकला के माध्यम से मिला है। जैसे वो लोग क्या करते थे, चित्रकला बनाते थे, फोटो बनाते थे। ठीक है, जैसे जो भी, जैसे मान लीजिए किसी का डांस हो रहा, कोई पूजा हो रहा है, ठीक है, तो पूजा में जितना भी होता था, जो भी सामग्री लगता था उसका चित्रकला बनाते थे वो लोग, पेंटिंग बनाते थे। जिसके माध्यम से आज क्या हुआ कि वहाँ के सभ्यताओं के बारे में हम लोग को पता चल पाया कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते थे, किस तरह का वहाँ पे तस्वीर बनाया जाता था। देखिए बताया क्या, उदाहरण के लिए अजंता की गुफाएं चित्र को समझते हैं। उदाहरण के लिए क्या करेंगे, अजंता की गुफा के चित्र को समझेंगे। इस चित्र में माता एवं पुत्र के बीच संबंध तथा राजकुमारियों का चित्रण किया गया, जिसका वर्तमान समय भारत के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया जा सकता है। जिसमें देखिए हुआ क्या कि अजंता का जो गुफा है उसमें क्या किया गया, माता और पुत्र के संबंध, मतलब बीच में संबंध का चित्रण किया गया। मतलब माता और पुत्र का जो है उसमें चित्रण किया गया, उसमें चित्र बनाया गया। उसके साथ साथ राजकुमारियों का चित्रण किया गया कि वहाँ पर राजाओं रहते थे और राजा के साथ साथ राजकुमारी भी रहती थी। ठीक है, ये सब चित्र वहाँ पे बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम आज जो है वर्तमान समय में भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और उसके बारे में डिटेल से जान गए हैं और जान सकते हैं। तो ये आपका डिटेल्स था पुरातात्विक स्रोत के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में लोग जान चुके थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो था ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा तो क्या करें, ये वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पर सारा तैयारी आप लोग को करवाया जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।